हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द फिजिक्स वर्ल्ड की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना अनसॉल्व्ड, जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके नियम लिखिए। तो देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है, पहली बात तो सुन लो, ट्रांसफार्मर है क्या। ये है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक उपकरण है जो प्रत्यावर्ती विभव को, उच्च वोल्ट की प्रत्यावर्ती विभव को निम्न वोल्ट के प्रत्यावर्ती विभव में और निम्न वोल्ट के प्रत्यावर्ती विभव को उच्च वोल्ट के प्रत्यावर्ती विभव में घटाने बढ़ाने का इसका काम है। ठीक। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है। तो देखो, बिजली जो हमारी विद्युत धारा में जो प्राप्त होती है वो कहाँ से बनती है, ट्रांसफार्मर से। ठीक है, वो सॉरी, पावर स्टेशन से। बिजली हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन से, पीएस मतलब पावर स्टेशन। ठीक। पावर स्टेशन से जो विद्युत धारा बनती है, जब विद्युत धारा बनती है तो उसकी वोल्टता कम होती है। कितनी होती है, उस समय इसकी वोल्टता 220 वोल्ट होती है। ठीक। अब इस 220 वोल्ट की विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, T4 ट्रांसफार्मर। ठीक, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो इस 220 वोल्ट की विद्युत धारा को 20,000 वोल्ट की विद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अब यही जो विद्युत धारा होती है हमारे घरों तक आती है 20,000 वोल्ट। देखो, इसे जो है अगर हम डायरेक्ट भेजेंगे, इन्हें तारों द्वारा हमारे गांव शहरों के बाहर तक लाया जाता है। अब यहाँ जब ये जो है हमारे गांव के बाहर या फिर डायरेक्ट इसे जो भेजेंगे हम, और यही अगर हमें डायरेक्ट हमारे 20,000 वोल्ट हमारे घरों तक आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, इमेजिन करो कि घर में सारे उपकरण जो होंगे वो हमारे एकदम बूम। ठीक। तो इसलिए हमारे जो बाहर जो है एक हम ट्रांसफार्मर और लगाते हैं। देखो, अगर हम इस 20,000 वोल्ट की धारा को डायरेक्ट भेजेंगे तो मतलब ऊर्जा की हानि ज्यादा होगी। कैसी होगी, ऊर्जा की हानि ज्यादा होगी। अब यहाँ पे जो हमने ये देखो क्या कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर जो है उस कम वोल्ट की विद्युत धारा को बढ़ा रहा है, कम से ज्यादा कर रहा है। ठीक। तो इसे क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नीचे लिखते हैं हम, सॉरी उधर दिखेगा नहीं, स्टेप अप। ठीक है, मतलब कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी कितनी आई, ये जो धारा जो हमारी आ रही थी वो कितनी थी, 20,000 वोल्ट की विद्युत धारा आ रही थी। अब ये ट्रांसफार्मर जो है इसे पुनः 220 वोल्ट की विद्युत धारा में परिवर्तित कर देगा। मतलब कि 20,000 से कितनी हो रही, 220 वोल्ट। ठीक है। तो ये क्या करे, स्टेप डाउन, मतलब कि अपचाई ट्रांसफार्मर। और इसके बाद विद्युत धारा जो होगी वो हमारे स्वीट होम, मतलब हमारे घर में आ जाएगी। ठीक है। कितने वोल्ट की, 220 वोल्ट की विद्युत धारा जो है वो हमें हमारे घर में प्राप्त होगी। तो ये रहा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की एक प्रक्रिया कि इस किस तरह से बिजली बनती है और कहाँ से कैसे क्या होती है और कैसे आती है। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर है क्या, देखो। हम्म, ठीक। देखो, ये एक नर्म लोहे की एक क्रोड है, ये हमारी एक नर्म लोहे की क्रोड है। इसके इस तरफ जो है एक प्राथमिक कुंडली लगा देंगे और इस तरफ जो है हम एक द्वितीयक कुंडली लगा देंगे। ठीक। यहाँ जो है इनसे इनपुट जोड़ देंगे, ये हमारी है प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली जिसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, पीसी। ठीक है। अब यहाँ जो है हम एक इनपुट ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, इनपुट ऐड कर देंगे। और इधर जो है वो हम आउटपुट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आउटपुट। एंड दिस इनपुट, ये आपका क्या है, इनपुट, और वो है आपका आउटपुट। ठीक है, हमने इनपुट और आउटपुट लगा दिए। ठीक है। देखो, इनपुट और आउटपुट, जब इनमें विद्युत प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो देखो विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से इनके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, वो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। क्या बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा प्रवाहित करने से इनका चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो इनका चुंबकीय फ्लक्स भी, जब इनका देखो विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने से इनके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इनका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स। और जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो इसमें
तो इनका क्या बदलेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उनमें उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। देखो ये एक अल्टरनेट करंट है, इनपुट लगाएंगे तो ये एक हमारा एसी अल्टरनेट करंट है, और इस अल्टरनेट करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो है, जब प्रत्यावर्ती धारा होगी तो धारा में परिवर्तन होगा तो इनके चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। जब इनका चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो इनका चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इनमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो हमने उत्पन्न कर लिया है। ठीक, अब यहाँ से ये जो है आपके नर्म लोहे की एक क्रोड है, नर्म लोहे, नर्म लोहे की क्रोड है आपकी। ठीक है, अब देखो, हाँ, फैराडे के हम यहाँ फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से स्टार्ट करेंगे। तो देखो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है, लिख लें। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से, एक चीज और देखो, मान लो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो n1 है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो n2 है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 है। इसमें जो है प्राथमिक कुंडली, इसमें एक चीज और नोट करो, ये क्या हो जाएगा, हाँ, जब ये क्या डी फाइव बी ओवर डी टी, ठीक, और ये भी तुम्हारा होगा डी फाइव बी ओवर डी टी, डी फाइव बी ओवर डी टी। ठीक है, सॉरी। अब देखो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से, तो हम सबसे पहले प्राथमिक कुंडली के लिए लेंगे। प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली मतलब E1, E1 इज क्या होता है, माइनस एन डी फाइव ई ओवर डी टी। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1, इसे चाहो तो आप दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब भाई हम द्वितीय कुंडली के लिए लेंगे। द्वितीय कुंडली के लिए, तो द्वितीय कुंडली E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस n2 डी फाइव वी ओवर डी टी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया और इसे हमने समीकरण जो है वो 2 मान लिया है। ठीक, अब समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2, 1 में 2 से भाग देने पर मतलब क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी ओवर डी टी पूरे के बटे माइनस एन, ये n1 होगा बेटा, ये n2 होगा, डी फाइव बी अपॉन डी टी। देखो माइनस से माइनस खत्म और डी फाइव बी ये भी कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2, ये बचा। ठीक है, क्या आया फॉर्मूला हमारा, क्या है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। ठीक है, अब देखो इसमें जो है कंडीशन हम लगाएंगे कि यदि, देखो इसमें दो कंडीशन लगाएं, हम इसमें दो कंडीशन ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि n1 बड़ा है n2 से, पहली कंडीशन n1 बड़ा है n2 से, और दूसरी कंडीशन में लेंगे n2 जो बड़ा है वो n1 से, मतलब हमारे कहने का मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n2 इज ग्रेट, सॉरी, n2 इज ग्रेटर देन n1। ठीक है, मतलब पहली कंडीशन ये है कि n1 जो है वो n2 से बड़ा है, दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि n2 जो है वो n1 से बड़ा है। ठीक है, तो देखो कंडीशन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं, n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब कि n1 जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक होगी द्वितीय कुंडली से। ठीक, देखो ऐसे बना ले रहे हैं इधर, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, उन्होंने कहा है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी किससे, द्वितीय कुंडली से। ये प्राइमरी कॉल है और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी पीसी और सेकेंडरी एससी।
ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर n1 ज्यादा है n2 से तो उसके सामने वाला भाग भी ज्यादा होगा, E1 भी ज्यादा होगा। यदि n1 ज्यादा है तो E1 भी हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, E1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम E2। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन में क्या होगा? दूसरी कंडीशन में होगा कि दूसरी कंडीशन जो है n2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम n1, मतलब n2 बड़ा है। अब देखो n2 बड़ा है, इसमें एक चीज और देख लो कि ज्यादा से क्या हो रहा है? कम। ज्यादा से क्या हो रहा है? कम। इधर हमने एक चीज देखी थी, ज्यादा से ज्यादा धारा आई और क्या हुई? कम धारा में प्राप्त हुई। मतलब ज्यादा आई और उसको हमने कन्वर्ट करके कम प्राप्त कर लिया। और वही चीज यहाँ कह रहे कि हमें कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा थी लेकिन हमारी हो क्या गई? कम। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब भाई कह रहा है कि N2 में फेरों की संख्या ज्यादा है फ्रॉम N1। तो देखो इसका मतलब, देखो ये ज्यादा था तो ये भी ज्यादा था। अब एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लो, N1 अपॉन N2। वो कह रहे ये ज्यादा है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये इसके सामने वाला ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा हमारा। चाहे आप कुछ कर लें, रेशियो बराबर तभी होगा जब सामने वाले दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा। इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें N1 की संख्या कम है N2 की अपेक्षा। मतलब कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है सेकेंडरी कुंडली से, मतलब सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है और हमारी प्राइमरी कॉइल में जो है वो फेरों की संख्या कम है। अच्छा, कम दे रहे और ज्यादा निकाल रहे हैं, कम दे रहे हैं और हम ज्यादा निकाल रहे हैं। तो देखो 220 वोल्ट विद्युत धारा हमारी बनती है और हम उसे कितना निकालते हैं? 20,000 वोल्ट। तो वो कौन सा हुआ? उच्चाई ट्रांसफार्मर। यहाँ आपका जो ट्रांसफार्मर होगा वो होगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब उच्चाई। और यहाँ पर इसका इनका मतलब है कि E1 जो है वो आपका कैसा है? सॉरी, ई हाँ, E2 जो है वो ज्यादा है E1 की अपेक्षा। ठीक है, तो हम कम दे रहे ज्यादा मिल रहा है तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप बढ़ रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये रहा स्टेप डाउन मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ये ऊंचाई है और आपका ये अपचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर वाला पोर्शन खत्म। अच्छा, कुछ पॉइंट और हैं इसके, देखें क्या है। ट्रांसफार्मर की परिभाषा, यह एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करने के काम आता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। जो उच्च विभव के प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न विभव के प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है उन्हें उच्चाई, और जो निम्न विभव के प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च विभव के प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है उन्हें क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। उन्हें क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। गॉट इट? ठीक है, तो टॉपिक बिल्कुल खत्म हुआ। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एक सेकेंड। दो गुणे 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगा रहा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल है हमारा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, आर बराबर हमें दिया गया है, देखो आर बराबर है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया हमें? वेग दिया गया है v बराबर 3 × 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड एक वृत्ता की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमें B बराबर हमसे पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है,
तो देखो n बराबर हमारा फॉर्मूला होता है v/2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r। और I बराबर होता है q/t, और q बराबर होता है n/e/t, ठीक। तो I बराबर n का मान कितना है, v/2 पाई r इंटू e/t, तो I बराबर, देखो v का मान हमें कितना दिया गया है, सॉरी ये I का मान निकल के आया हमारा, और b बराबर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू I/2r, ठीक है। तो b बराबर मान रख दो म्यू नॉट/2r इंटू I का मान v/2 पाई r इंटू e/t, ठीक है। तो इसे करो b बराबर म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू v का मान हमें कितना दिया 3 इंटू 10⁻6 इंटू e का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2 पाई, देखो 2 इंटू 2 पाई इसे लिख लें 4 पाई, ठीक, इंटू r इंटू आर इंटू टी का मान आर स्क्वायर, और r का मान हमारा कितना है 2 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। इसे इसका वर्ग कर दें इंटू टी का मान 1, ठीक। तो देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएंगे, और हमारा क्या बचेगा यहाँ जो आएगा b इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻, हमारा बचेगा -20 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻, तो ये पावर से पावर खत्म, और इसी इससे 1.2, v इज इक्वल टू 1.2, ये लो b का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख द्वारा समझाइए। एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख द्वारा समझाइए, ठीक है। ये टॉपिक हमारा थोड़ा टफ है, लेकिन बिल्कुल इसे मक्खन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो देखो, हम्म ठीक है भाई, चलिए आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख द्वारा समझाइए। देखो अपवर्तनीय खगोलीय, एक खगोलीय दूरदर्शी, देखो खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, इसमें जो भी प्रकाश किरणें आती हैं, वो या तो मुख्य फोकस पर मिलेंगी, या मुख्य फोकस के तल पर मिलेंगी। तो इसका मतलब है इसका फोकस यहाँ होगा कहीं ना कहीं। ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये जो है आई लेंस, इसमें जो है नेत्र के पास जो लेंस होता है, नेत्र मान लो यहाँ है, इधर है कहीं, नेत्र जो है हमारा, ठीक है, ये मान लो इधर नेत्र है हमारा, ठीक। अब नेत्र के पास जो लेंस होता है वो छोटा होता है, और इधर वाला जो होता है वो हमारा बड़ा होता है। यहाँ से आने वाली जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी, वो या तो मुख्य फोकस पर मिलेंगी, नहीं तो मुख्य फोकस के कहीं एक तल पर एकत्रित हो रही होंगी। मतलब ये समझा दिया अभी, मुख्य फोकस के तल पर एकत्रित हो रही होंगी, मतलब अनंत से आने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य फोकस के तल पर कहीं ना कहीं एकत्रित होंगी, ठीक है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं हम लोग।
सॉरी, इसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है आपका आई लेंस। ठीक है, तो इधर जो है वो हमारी कोई एक वस्तु रखी है, इधर हम ए बी जो है हमारी वो एक कोई वस्तु रखी है, और इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, निकल रही हैं। ठीक है, ये यहाँ मान लो इसकी फोकस दूरी ये रही, यहाँ से इसकी ये फोकस दूरी रही, और ये इसका फोकस बिंदु है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फोकस तल पर मिल रही हैं। अब ये इनका जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, इनका जो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, अब ये प्रतिबिंब जो है वो इस लेंस के लिए एक आभासी वस्तु, इस लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? एक वस्तु का कार्य करेगा। तो यहां से जो प्रकाश की किरणें हैं, वो ये प्रकाश की किरण इधर होके यूं इसके मुख्य फोकस से निकल जाएगी, एफ ई, सॉरी ये सही होगा, एफ ई, और ये ऑब्जेक्ट लेंस है, तो यहाँ पर जो होगा वो एफ ओ होगा आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, और ये प्रकाश की किरण इधर निकल जाए। ठीक है, ये प्रकाश की किरण देखो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, पीछे तो कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन इन्हें आगे बढ़ाने पर ये, इन्हें थोड़ा आगे बढ़ाने पर ये दूर कहीं मिलती हुई हमें नजर आती हैं। तो ये देखो इनका ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डबल डैश और बी डबल डैश बनेगा, जो बहुत ही मतलब काफी दूर बनेगा, अनंत पर हमें बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये यहाँ से इनका जो प्रतिबिंब ये रहेगा, तो इनका फिगर ये रहा। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रकाश की किरण जा रही हैं, ये प्रकाश की किरण यहाँ से अल्फा कोण अगर बनाएंगी, तो इधर भी ये कौन सा कोण बनाएंगी? अल्फा ही बनाएंगी। ठीक है, अब इनका इधर जो कोण बनेगा, वो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? बीटा। ठीक, क्या कोण होगा हमारा? बीटा होगा। ठीक है, तो आगे पेज पे हम देखते हैं। देखो एक चीज और नोट कर लो, ये इनकी फोकस दूरी होगी एफ ओ, और ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो वस्तु की दूरी मतलब u, और ऑब्जेक्ट लेंस है वो, तो ये इसके लिए यू ई, आई लेंस है तो यू ई, और ये ऑब्जेक्ट लेंस है तो एफ ओ। ठीक है, अब इसके बारे में इसका जो डेरिवेशन है वो हम आगे करते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं। m बराबर, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। यदि कोण अल्फा व बीटा छोटे हों तो बीटा बराबर टेन बीटा हो जाता है हमारा, बीटा बराबर टेन बीटा होता है, और अल्फा बराबर हमारा टेन अल्फा होता है। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ठीक है, ये m बराबर कितना? टेन बीटा और टेन अल्फा निकल आया। अच्छा, हम सबसे पहले टेन बीटा और टेन अल्फा के का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो टेन बीटा लंब बटे टेन बीटा, एक सेकेंड, टेन बीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, ये रहा हमारा एंगल बन रहा है, लंब बटे आधार मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ये दूरी हमारी कितनी है? यू ई। ठीक है, लिख लो, क्या हो जाएगा? टेन बीटा का मान हम निकालेंगे, टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। अब वही हम टेन अल्फा का मान निकालेंगे, तो टेन अल्फा का मान क्या होगा? देखो टेन अल्फा लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार मतलब ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। आइए, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। ओके, अब जो है हम मान रखेंगे m बराबर
टेन बीटा का मान कितना है, एक मिनट, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई अपॉन टेन अल्फा का मान ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। तो ए डैश और ए डैश बी डैश आपस में कट जाएंगे, हमारा बचेगा, क्या बचेगा, एफ ओ ऊपर चला जाएगा और यू ई नीचे आएगा, एफ ओ अपॉन यू ई, ये आया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, एम बराबर एफ ओ अपॉन यू ई। अब इसमें जो है हम दो केस, इसकी दो स्थितियां हैं, दो केस हैं, क्या हैं देखिए। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, जब प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब जो है वो डी दूरी पर बने, बनाओ, आइए बनाते हैं क्या है। ऑलरेडी ये हमारा जिस जिस दूरी पर बना हुआ है वो कितनी दूरी पर बना है, डी दूरी पर ये बना हुआ है, कितनी दूरी पर बना, मान लो ये हमारा प्रतिबिंब जो है वो डी दूरी पर बना हुआ है, तो ठीक है। प्रतिबिंब हमारा कितनी दूरी पर बना है, डी दूरी पर बना है, मतलब कि u बराबर v बराबर और f बराबर। चलिए मान एक बार फिर देखते पीछे से ही हम, तो देखो मान क्या है हमारे, u का मान, इधर जो दूरियां नापी जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी हमारी, भाई आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव होंगी और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। ठीक है, अब u v f के मान रखेंगे, देखो u का मान क्या होगा, u का मान होगा हमारा u e v डी दूरी पर और f का मान f e। ठीक है, ये हमने दूरियां जो है हमारी लिख ली हैं, और ये चीज आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरियां हम माप रहे हैं वो हमारी कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी, और जो आपतित किरण की दिशा में है वो हमारी पॉजिटिव होंगी। ठीक, तो लेंस के सूत्र से लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f 1/f e इज इक्वल टू 1/v माइनस डी माइनस 1/u माइनस यू ई। आइए भाई 1/f e इज इक्वल टू, इसे ऐसे लिख लें 1/u e माइनस 1/d, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का पहले लिख लिया और माइनस का बाद में लिख लिया। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख लें 1/u इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/f e, डी को इधर लाए तो वो माइनस की थी प्लस की हो गई, ये डी है। ठीक, अगर जो है हम यहाँ पर 1/u e में से अगर 1/d कॉमन ले लें, एक मिनट, चलो छोड़ो कोई नहीं, ठीक है, तो 1/u e का मान ये निकला है, और रेखीय आवर्धन m बराबर क्या है, ये निकला m बराबर एफ ओ अपॉन यू ई, इसे ऐसे लिख लें m बराबर एफ ओ इंटू 1/u e, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो m बराबर एफ ओ इंटू 1/u e का मान कितना है, 1/u e किधर गया, ये रहा 1/d प्लस 1/f e। ठीक है, यहां से m बराबर एफ ओ है आपका, अगर हम यहाँ से एफ ई कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस, देखो यहाँ तो एफ ई है नहीं तो इसमें एफ ई का मल्टीपल हो जाएगा, एफ ई अपॉन डी, ये लो। ठीक, m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई, ये यहाँ पर वो नहीं होगा, m ओनली m होगा, m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई ओवर डी। ठीक है, ये हमारा जो है वो निकल आया है। ठीक है, केस फर्स्ट निकल आया। अब देखो केस सेकंड क्या है हमारा, एक सेकंड रुको, ये कहाँ, केस सेकंड, सेकंड केस क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, कहाँ पे है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब
अनंत, इनफाइनाइट पर बने, इनफाइनाइट पर बने। ठीक है, तो बना लो, बना लेंगे, क्या जाता है। एफ, यू और वी के मान, वी तो सीधा कह रहा है कि भाई तुम अनंत पर बनोगे। अच्छा, u और f के मान, तो u हमारा क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस यू ई और f इज इक्वल टू माइनस एफ ई। देखो यहां से निकाल लेंगे हम। ठीक, u, यू ई और f, एफ ई। ठीक, इसकी जो फोकस दूरी होगी वो एफ ई होगी। ठीक है, तो हमने u और u v f के मान निकाल लिए। लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f e इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट माइनस 1/माइनस u e का मान u e। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। 1/f e का मान जो निकल के आया वो हमारा 1/u e हो गया। मतलब कि रेखीय आवर्धन m बराबर होता है FO अपॉन u e। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, FO इंटू 1/u e है, तो इसे 1/f e लिख सकते हैं। तो m बराबर FO/f e। ठीक है, ये आ गए। देखो ये जो स्थिति निकल के आई, ये हमारी स्थिति होती है मिनिमम, और ये जो स्थिति अभी निकल के आई थी हमारी, ये होती है स्थिति मैक्सिमम। ये स्थिति हमारी कौन सी होती है, ये स्थिति हमारी होती है मैक्सिमम। ठीक, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है, चाहो तो एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये और ये, इनके जो है स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। हम्म, ठीक है। इसमें जो है हमें क्या क्या दिया गया है, v बराबर जो है वो हमारा कितना है, 500 वोल्ट। v इज इक्वल टू 500 वोल्ट है हमारा, और v बराबर होता क्या है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और स्थितिज ऊर्जा, देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। अब यही स्थितिज ऊर्जा जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई के इज इक्वल टू होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एम वी स्क्वायर ई के इसके बराबर है क्यू वी, या फिर इसे हम लिख सकते हैं क्यू पर आवेश ई इंटू वी। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं ई वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। तो ई के इज इक्वल टू ई वी, ई के का मान हमने रखा क्यू बी या ई इंटू बी रख सकते हैं हम। ठीक है, ई के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम बी स्क्वायर का मान अगर निकालेंगे, तो देखो बेटा वी स्क्वायर बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 ई बी अपॉन एम। देखो वी स्क्वायर का मान निकाल लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, देखिए 2 ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और वी का मान हमारा कितना है, वी का मान हमें दिया गया है 500, और अपॉन एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम मतलब मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अगर यहाँ से ये जो है हम वर्ग हटा दें, तो इधर जो है वो हमारा अंडर रूट चढ़ जाएगा, इधर हमारा क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू ये हमारा आएगा 175.82 इंटू 10 टू द पावर -12। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इतना आएगा, और ये जो है वो v इज इक्वल टू, ये वर्गमूल होता है 13.22 इंटू 10 टू द पावर
6 और वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड। ये लो, न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में हम संबंध स्थापित करते हैं। उसके लिए क्या है, देखो हमारे पास एक चालक है, एक चालक बनाए पहले। ठीक, ये जो है वो हमारा एक चालक है। आइए देखो, इस चालक में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे किस वेग के साथ गति करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ गति करते हैं। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ गति करेंगे? वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ गति करेंगे। ठीक है, अब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं, ये जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, उन इसे एक पहले जो है इसे एक बैटरी के द्वारा जोड़ दो, प्लस और ये माइनस, ऐसा करो, माइनस एंड प्लस। ठीक है, तो माइनस के कारण ये सिरा माइनस और ये सिरा धनात्मक हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जो है वो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र हमारा इधर होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर गति कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र हमारा इधर होगा। इलेक्ट्रॉनों विद्युत क्षेत्र जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के गति, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। ठीक है, विद्युत धारा की जो दिशा है हमारी वो हमारी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ पहुँचने में मान लो डेल्टा टी समय लगा। कितना? अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और कितने समय में? डेल्टा टी समय में। मतलब इनका वेग जो था वो वीडी था, और डेल्टा टी समय में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करके आ गए। ठीक, अब अगर हम इनकी जो है दूरी निकालें तो दूरी क्या, चाल बराबर क्या होता है? देखो दूरी के लिए फार्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, अब अगर हम दूरी निकालें कि इन्होंने कितनी दूरी तय की है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। तो चाल, चाल कितनी है? वेग वीडी है, और समय कितना लग रहा है? डेल्टा टी लग रहा है। जो समय जो इनका लग रहा है वो वीडी इंटू डेल्टा टी, मतलब कि इन्होंने जो दूरी तय की है वो दूरी इनकी है वीडी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका जो है चालक में एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं? चालक में, चालक में एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? हम मान ले रहे एन है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो हमारी कितनी है? एन है। ठीक, अच्छा, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो है डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी हमने पहले ही निकाल ली। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा डेल्टा टी समय में ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में कितनी दूरी तय करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में कितनी दूरी तय करेंगे? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई, तय की गई दूरी, तो दूरी कितनी है हमारी? वीडी इंटू डेल्टा टी, वीडी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दूरी हमने निकाल ली। डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में आयतन, डेल्टा टी समय में आयतन,
तो देखो एक बेले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और मतलब किसका निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, भाई एक बेलन टाइप का ही तो बन जाएगा। देखो ये जो है एक बेलन टाइप का ही जो है, मम्मी वाला ना समझ लेना, दिक्कत हो जाएगी, रोटी नहीं बनेगी ऊपर से पड़ेगी ब्याज में, ठीक है। डेल्टा टी समय में जो समय में आयतन जो है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक। अच्छा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, ये इसका ऊपर वाला भाग होगा, क्या होगा, ऊपर वाला भाग होगा, देखो ये इसका ऊपर वाला भाग होगा ये, ठीक। तो ये जो भाग होगा, ठीक, इसे हम क्या मान लें, ए मान लें, क्षेत्रफल है ए मान लें इसे, ठीक है। हम्म, इसे जो है ये ऊपर वाला भाग है, इसे हम ए मान लें, कितना मान लें, ए इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा आयतन के, आयतन के अल्पांश, आयतन के अल्पांश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो आयतन के अल्पांश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए एन ए वी डी इंटू टी, एन ए वी डी इंटू टी, एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपकी। ठीक है। अच्छा आवेश कितना होगा इसमें, आवेश डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू आवेश कितना होगा तुम्हारा, आवेश बराबर क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। चलिए आइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, तो क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी, एक सेकेंड, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, ये किसका मान, डेल्टा क्यू बराबर ये हमारा निकल आया। और क्यू बराबर क्या होता है, और हमें संबंध किसमें चाहिए, विद्युत धारा में, किसमें संबंध चाहिए हमें, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा, यहाँ से देखिए विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो आई बराबर डेल्टा क्यू का मान कितना है, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, क्या निकल के आया, आई बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हमारा क्या है, बोहर के परमाणु मॉडल की अपग्रहित लिखकर समझाए। बोहर का परमाणु मॉडल है, बोहर का परमाणु मॉडल क्या कहता है, देखो देखो बोहर का जो परमाणु मॉडल था, इन्होंने रदरफोर्ड के ही परमाणु मॉडल को कॉपी किया है और कुछ नहीं किया और इन्होंने जो है वो कुछ नियम भी दिए हैं इसके लिए, आपने लगभग इनके 3 नियम हैं, 2-3 नियम इनके जो है वो बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए यहीं रोक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है, चैनल को।